प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर ज़रूर कीजिए। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने रविवार को एक ऐसा फैसला लिया है जो देश की सेना के लिए बड़ा झटका है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई के सदस्य अलवी ने दो ऐसे विधेयकों पर साइन करने से इनकार कर दिया जो देश की सेना के लिए मददगार साबित हो सकते थे। अलवी ने ट्विटर पर आकर इसका ऐलान किया है। यह बात भी गौर करने वाली है कि नेशनल असेंबली की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद सीनेट में इन्हें पेश किया गया था। कुछ विवादित हिस्सों को हटाने के बाद सीनेट ने भी मंजूरी दे दी थी, लेकिन राष्ट्रपति का इनकार सेना पर परमाणु बम गिरने के जैसा है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने दोनों विधेयकों पर जो कुछ कहा वो काफ़ी हैरान करने वाला था। अलवी ने रविवार को इस बारे में एक ट्वीट किया। उन्होंने इसमें बताया, अल्लाह मेरा गवाह है, मैंने आधिकारिक गोपनीयता संशोधन विधेयक 2023 और पाकिस्तानी सेना संशोधन विधेयक 2023 पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं क्योंकि मैं इन कानूनों से असहमत था। मैंने अपने स्टाफ से बिना हस्ताक्षर किए विधेयकों को अप्रभावी बनाने के लिए निर्धारित समय के अंदर इसे वापस करने के लिए कहा। राष्ट्रपति निवास के इस पर अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। हालांकि उनकी इस ट्वीट से साफ था कि उन्होंने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम और पाकिस्तानी सेना अधिनियम के संशोधन करने वाले विधेयकों पर हस्ताक्षर नहीं किए। इस फैसले के तहत इमरान पर केस चल रहा है। कुछ जानकारों का इस मामले का संदेह की नज़र से भी देखा जा रहा है। उनका कहना है कि क्योंकि राष्ट्रपति अलवी ने इन विधेयकों को साइन नहीं किया है तो ये अभी कानून नहीं बन सकते। ऐसे में सेना का सारा प्लान चौपट हो गया है। उनका यह फैसला उनके करीबी इमरान खान के लिए भी मददगार साबित होगा। कहा जा रहा है कि अलवी ने अपने इस फैसले से साइफर मामले में फंसे इमरान को बचाने की पूरी कोशिश की है। जानकारों की माने तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जाने की आशंका जताई गई है। दिलचस्प बात है कि जिस दिन इन विधेयकों के बारे में खबर आई उसी दिन पूर्व विदेश मंत्री और इमरान के करीबी शाह मोहम्मद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। कुरैशी को गोपनीयता मामले के तहत ही अरेस्ट किया गया था। इसके बाद असद उमर और पीटीआई के दूसरे नेताओं को भी इसी एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 में अहम बदलाव किए गए हैं। इससे पहले नियम था कि कोई भी आधिकारिक खुफिया दस्तावेज हासिल करता है उस पर यह कानून लागू होगा, लेकिन इसमें फिर अहम बदलाव किया गया और इस बदलाव के मुताबिक अगर किसी ने अपने पास खुफिया दस्तावेज रख भी लिए हैं तो उस पर भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ही केस चलेगा। जानकारी की माने तो इसका बदलाव का सीधा ताल्लुक इमरान खान से है। साइफर मामले से जुड़े जो सीक्रेट दस्तावेज थे उनकी एक कॉपी इमरान के पास थी। इमरान का कहना था कि उनके पास ये दस्तावेज गायब हो गए हैं। कानून में जो बदलाव हुआ उसका सीधा असर इमरान पर पड़ रहा था। ऐसे में राष्ट्रपति अलवी का दावा कि उन्होंने संशोधनों पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं इन विधेयकों को कानून बनने से रोकता है। ऐसे में इमरान और कुरैशी समेत पीटीआई के तमाम नेताओं के लिए राहत की बात है। कोर्ट में अगर ये केस गया तो फिर निश्चित तौर पर इमरान को राहत मिल सकती है। आरिफ अलवी के इस कदम से उन आलोचकों को भी जवाब मिल गया जो उन पर उंगली उठा रहे थे। कई लोग इस बात पर भी हैरानी जता रहे थे कि अलवी इमरान की गिरफ्तारी और उन्हें मिली सजा पर खामोश क्यों हैं, जबकि वो उनके करीबी हैं। ऐसे में उन्होंने इमरान के साथ अपनी वफादारी निभाई है। आइए हम रशिया के लूना 25 के बारे में बात कर लें। रूस का चंद्रमा मिशन लूना 25 क्रैश हो गया। इसके साथ ही देश का हर सपना चकनाचूर हो गया है। इस घटना के साथ ही लोगों का साल 2019 का वो पल याद आ गया जब भारत का चंद्रयान 2 क्रैश हो गया था। इस मिशन का असफल होना यह भी बताता है कि चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करना कितना मुश्किल है। रूस और भारत दोनों ही देश अपने लूनर मिशन से काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। लूना 25 को सोमवार को चंद्रमा पर लैंडिंग करनी थी, मगर अब यह इतिहास बनकर रह गया है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने रविवार को कहा कि रूस का चंद्रमा मिशन उस समय विफल हो गया जब उसका अंतरिक्ष यान लूना 25 नियंत्रण से बाहर हो गया और चंद्रमा से टकरा गया। लूना 25 को भारत के चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले सोमवार को चंद्रमा पर उतरना था। इसे चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के पास लैंडिंग करनी थी। इस क्रैश की जानकारी रोस्कोस्मोस की तरफ से तब आई जब एक दिन पहले ही रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोस्मोस ने लूना 25 के असामान्य स्थिति में फंसे होने की जानकारी दी थी। अंतरिक्ष एजेंसी ने बताया था कि स्पेसक्राफ्ट से उसका संपर्क टूट गया था क्योंकि वो लैंडिंग से पहले ही कक्षा में चला गया था। भारत ने 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। उसके करीब एक महीने बाद 11 अगस्त को रूस ने लूना 25 को लॉन्च किया था। लूना 25 लॉन्च होने के सिर्फ 6 दिनों के अंदर ही चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर गया था। यह एक रोबोट था जो शक्तिशाली सोयूज रॉकेट पर सवार होकर चंद्रमा की तरफ रवाना हुआ था। इसे चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरना था। अगर ऐसा हो जाता तो रूस ऐसा करने वाला पहला देश बन जाता। लूना 25 एक साल के मिशन के लिए चंद्रमा पर गया था। उसका वजन करीब 1750 किलोग्राम था। इसमें कोई रोवर नहीं था, लेकिन इसमें 8 पेलोड थे। इसका मकसद मिट्टी की
संरचना, ध्रुवीय ब्रह्मंडल में धूल के कणों का अध्ययन करना और सबसे महत्वपूर्ण चंद्रमा की सतह पर मौजूद पानी का पता लगाना था। लूना 25 की असफलता यह बताने के लिए काफ़ी है कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कितनी मुश्किल है। सन 1976 के बाद से चीन अकेला देश है जो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने में सफल रहा है। उसने चांग-ई 3 और चांग-ई 4 के साथ 2 बार ऐसा किया। पिछले 10 सालों में भारत, इजराइल, जापान और रूस की कोशिश फेल हो रही है। अगर चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लेता है तो फिर अमेरिका, पूर्व सोवियत संघ और चीन के बाद वह चंद्रमा पर लैंड करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला पहला देश होगा। रूस के लिए यूक्रेन के सारी जंग के बीच ही चंद्रमा पर मिशन भेजना न सिर्फ रिसर्च का विषय था, बल्कि यह उसकी प्रतिष्ठा का भी सवाल था। लूना 25 का नाम चंद्रमा मिशनों की लूना श्रृंखला के तहत ही रखा गया था। सन 1960 और 70 के दशक में सोवियत संघ ने लूना सीरीज में कई प्रयोग किए थे। सन 1976 में लॉन्च किया गया लूना 24 चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला आखिरी अंतरिक्ष यान था। लूना 25 के बाद अगले 3 साल में रूस लूना 26 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिका से एक बहुत ही दुखद समाचार है। अमेरिका के मैरीलैंड राज्य में शुक्रवार को एक भारतीय दंपति और उनका 6 साल का बच्चा मृत पाया गया है। पुलिस को आत्महत्या या हत्या का संदेह है। पुलिस ने बताया कि तीनों मृतक कर्नाटक के रहने वाले हैं और यहाँ बाल्टीमोर काउंटी में अपने घर में रह रहे थे। मृतकों की पहचान योगेश एच नाग राजप्पा 37 वर्षीय, प्रतिभा वाई अमरनाथ 37 वर्षीय और यश होलाल 6 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने कहा कि बताया जा रहा है कि वे पति, पत्नी और बेटे हैं। एक स्थानीय अखबार ने बाल्टीमोर काउंटी पुलिस के प्रवक्ता एंथनी शेल्टन के हवाले से कहा, शुरुआती जांच के आधार पर माना जा रहा है कि नाग राजप्पा ने दोहरी आत्महत्या की है। शेल्टन ने कहा, ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों की गोली लगी है। पुलिस ने कहा कि परिवार के सदस्यों को आखिरी बार मंगलवार शाम को देखा गया था। उन्होंने कहा कि मौत की वजह का पता लगाने के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय द्वारा स्व परीक्षण किया जाएगा। बाल्टीमोर काउंटी के कार्यकारी जॉनी ओल्सजेवस्की ने एक बयान में कहा कि मैं निर्दोष मृतकों के लिए दुखी हूं। हम इस दुखद घटना के बाद परिवार और समुदाय के सदस्यों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। पुलिस ने कहा कि आसपास के समुदायों को कोई खतरा नहीं है। ये हम चीन के बारे में बात करें। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश में लगातार युवा बेरोजगार हो रहे हैं। इससे लोगों में चिंता पैदा हो गई है। वहीं युवाओं में अपने भविष्य को लेकर तनाव देखा गया है। इससे उनकी रातों की नींद उड़ गई। इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन में केवल जून में ही 16 से 24 वर्ष की आयु के 21.3% लोग बेरोजगार हो गए हैं। यह आंकड़ा हर महीने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रहा है। हाल ही में मनोविज्ञान में स्नातक पूरा करने वाली झांग ने अपने चुने हुए क्षेत्र में नौकरी पाने के लिए कई हज़ार CV भेजे, लेकिन कई फ़ायदा नहीं हुआ। 23 साल की झांग ने कई महीनों तक नौकरी तलाशी, लेकिन वह असफल रही। इसका उन पर बुरा प्रभाव पड़ा। झांग ने इस सप्ताह के अंत में बीजिंग में भर्ती मेले में पत्रकारों को बताया कि पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि इसका दिमाग पर बहुत गंदा असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि मैं कितने भी CV भेज दूँ, मुझे उसका एक ही जवाब मिलता है। बता दें, ऐसा नहीं है कि ये कहानी सिर्फ 1-2 युवा की है। ऐसे कई युवाओं ने इसी तरह की बात बताई। सोमवार को बीजिंग में भर्ती मेला आयोजित किया गया था, जिसमें उपस्थित लोगों ने चुनौतीपूर्ण हालातों के बारे में बताया। मीडिया में अनुभव रखने वाले 21 वर्षीय बेरोजगार यांग गाओ ने बताया कि नौकरी नहीं मिलने के कारण रात वो चिंता में रहते हैं या सोचते हैं कि अगर नौकरी नहीं मिली तो जीवन यापन कैसे करूँगा। याओ का कहना है कि वह इस तरह की चिंता की वजह से रात भर सो नहीं पाते हैं और कहीं विकल्प दिया भी जाता है तो सैलरी काफ़ी कम देने की बात करते हैं। चीन ने हाल के महीनों में कई संकेत जारी किए हैं जो देश में कोविड के बाद मंदी की ओर इशारा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि कम उपभोक्ता मांग के कारण कंपनियां लोगों को काम पर नहीं रख रही हैं। आइए हम कनाडा के बारे में बात करें। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में लगभग 400 जंगलों में आग लगने से कम 30,000 घरों को खाली करने का आदेश दिया गया है। अधिकारियों ने 1,32,000 लोगों की आबादी वाले तटीय शहर केलोन की यात्रा को प्रतिबंधित कर दिया है, जहां आग का धुआं ओकानागन झील के ऊपर मंडरा रहा है। ये आदेश निकाले गए लोगों और आपातकालीन कर्मचारियों के लिए पर्याप्त आवास सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आग से पास के 36,000 लोगों के शहर वेस्ट कोरोना में घर नष्ट हो गए हैं। कम लूप्स, ओलिवर, पेंटिकटन और वर्नॉन और ओसियो शहरों में भी जाने पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। आग सैकड़ों मील उत्तर में येलोनाइफ शहर की ओर बढ़ती जा रही है। कनाडा के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी शहर को खाली करने की आधिकारिक समय सीमा शुक्रवार को समाप्त हो गई। एक स्थानीय अधिकारी ने बताया है कि लगभग सभी निवासी कार या विमान से चले गए हैं। शहर के 20,000 निवासियों में से लगभग 19,000 लोग चले गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि शुक्रवार शाम को 39 मरीजों को अस्पताल से वैकल्पिक सुविधाओं में ले जाया गया है। पर्यावरण समुदाय मंत्री शेन थॉमसन ने कहा कि कुछ लोगों ने स्थान की जगह पर आश्रय चुना है, लेकिन स्थानीय लोगों से वहां से चले जाने का आग्रह किया गया है।
आपातकालीन प्रबंधन मंत्री बोविन मा ने कहा है कि अधिकारी इस बात पर जोर नहीं दे सकते कि निकासी आदेशों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा यह न केवल उन संपत्तियों में रहने वाले लोगों के लिए बल्कि पहले प्रतिक्रिया देने वालों के लिए भी जीवन और मृत्यु का मामला है, जो अक्सर लोगों को छोड़ने के लिए आग्रह करने के लिए वापस जाते हैं। प्रांत के प्रमुख डेविड एबी ने कहा है कि कुल 35,000 लोगों को जाने का आदेश दिया गया है, जबकि 30,000 लोगों को निकालने के लिए तैयार रहने को कहा गया है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।